दुनिया 77 साल बाद एक दफा फिर एक बड़ी आलमी जंग की मुकम्मल तैयारियों में है। एक दफा फिर वैसे ही तकसीम हो चुकी है जैसे फरवरी 1945 को तीन फातहीन ने यूक्रेन के इलाके क्रीमिया में जमा होकर उसे आपस में बांटा था। ये तीनों थे अमरीकी सदर रूजवेल्ट, बरतानवी वजीर आजम विंस्टन चर्चिल और सोवियत यूनियन का सरबराह जोसेफ स्टालिन। हिटलर और उसके इत्तेहादी शिकस्त खा चुके थे और जंगजदा यूरोप को माले गनीमत के तौर पर तकसीम किया जा रहा था। मुल्कों की बंदरबांट का फैसला बहरे अस्वद के खूबसूरत शहर याल्टा में हुआ, जहां 4 फरवरी से 11 फरवरी 1945 तक ये कॉन्फ्रेंस चलती रही और फिर पूरा यूरोप दो हिस्सों में तकसीम हो गया। 12 ममालिक का एक इत्तेहाद अमरीकी सरपरस्ती में बन गया जो नेटो कहलाया और 8 ममालिक वारसा पैक्ट के तहत एक ही दिन में अचानक कम्युनिस्ट हो गए। उस दिन से सर्द जंग का एक ऐसा तवील अरसा शुरू हुआ जो यूरोप के लिए तो अमन ही लाया, मगर पूरी दुनिया उसके अजाब में मुब्तला होकर खूनो बारूद में नहाती रही। सिर्फ 5 साल बाद ही 1950 में कोरिया की जंग छेड़ दी गई। 1955 में वियतनाम पर जंग मुसल्लत हुई। 1960 में कांगो बारूद की बू में लपेट दिया गया। 1967 में कंबोडिया की जंगें तूल पकड़ गईं और आखिरी मार्का अफगानिस्तान की सरजमीन पर 1979 में शुरू हुआ, जिसके नतीजे में 1991 में सोवियत यूनियन टूटा और ये सिलसिला थम गया। जर्मनी के शहर बर्लिन को 1945 में तकसीम करके जो दीवार उठाई गई थी वो तोड़ दी गई और दुनिया पर सिर्फ अमेरिका का हुक्म चलने लगा। इसके बावजूद जंग दुनिया में अब भी जारी थी, मगर यूरोप इस मुसीबत से दूर था। हंसते बसते मुस्कुराते यूरोपी शहरों के रहने वाले टेलीविजन स्क्रीनों पर अफगानिस्तान और इराक की हौलनाकी तबाही और बर्बादी के मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते, तबसरे करते और मीठी नींद सोते। सर्द जंग के दौरान जो दुनिया 1991 तक आपस में मुनकसिम थी, दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठी हो गई। अमरीका और यूरोप तो अफगान और इराक जंगों में उलझे रहे, मगर इस अरसे में चीन और रूस ने खुद को मुआशी तौर पर मुस्तहकम और अस्करी तौर पर मजबूत कर लिया। अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद वहां से बोरिया बिस्तर बांधना शुरू किया तो जैसे ही आंख उठाकर इर्द गिर्द देखा तो चीन आलमी इक्तिसादियात पर छा चुका था और रूस यूरोप के मुकाबले में ताकतवर हो गया था। इन दोनों की मुआशी और अस्करी पेशकदमी और बर्तरी को खत्म करने की मंसूबाबंदी ही तो है जिसने 77 साल बाद एक बार फिर यूरोप को तकसीम कर दिया है। एक तरफ अमरीकी सदर जो बाइडन दुनिया के ममालिक को अपने साथ मिलाने के लिए कोशां है और दूसरी तरफ रूसी सदर पुतिन दुनिया भर के दौरे कर रहा है ताकि वो अपने लिए खैर खा पैदा कर सके। अमरीकी हिमायत में यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक कनाडा, जापान और न्यूजीलैंड हैं, जबकि रूस के साथ यूरोप में बेलारूस और बाकी दुनिया से चीन, ईरान, किर्गिस्तान, शिमाली कोरिया, क्यूबा, वेनेजुएला और निकारागुआ जैसे ममालिक हैं। इस वाज़ेह सफबंदी में यूं तो रूस का पलड़ा कमजोर नजर आता है, लेकिन अमेरिका के साथ बज़ाहिर सिर्फ तादाद ही है, मगर शायद ही कोई एक भी मुल्क हो जो दिल से इस जंग में शरीक होना चाहता हो। जबकि रूस के साथ वाले ममालिक मुकम्मल तौर पर सफबस्ता और तैयार हैं। दोनों ताकतें दुनिया भर में अपने हिमायती ढूंढने को निकली तो इस मिशन में अमेरिका को जिल्लत और रुसवाई और बदतरीन शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जो बाइडन जुलाई में अपने दो अहम दोस्तों इसराइल और सऊदी अरब पहुंचा। दौरे का मकसद ये था कि तेल पैदा करने वाले ममालिक ज्यादा तेल पैदा करें ताकि रूस का तेल कम कीमत पर बिके, लेकिन ना सिर्फ उसे इनकार की जिल्लत उठाना पड़ी बल्कि ओपेक के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि रूस की हमारी तंजीम में शमूलियत हमारे लिए बहुत अहम है और अगले ही हफ्ते सऊदी शाही खानदान के शहजादा वलीद बिन तलाल ने रूस की 3 तेल की कंपनियों गैज़प्रोम, रोजनेफ्ट और लोको ऑयल में $50 करोड़ की सरमायाकारी की। अफ्रीका के ममालिक सर्द जंग के दौरान हमेशा मैदान जंग बनते चले आ रहे हैं। बरे-आज़म अफ्रीका की बदहाली की वजह कांगो, नमीबिया, अंगोला और एथियोपिया की वो जंगें हैं जो उन्होंने सर्द जंग के जमाने में ही लड़ी और अपनी मईशतें तबाह कर ली। अफ्रीका चूंकि यूरोप के कुर्बो जवार में है, इसलिए आने वाली आलमी जंग में उसकी जरूरत बहुत अहम है। इसलिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन जहां वियतनाम और म्यांमार के दौरे पर गया, वहीं अफ्रीका में रवांडा, कांगो और जनूबी अफ्रीका भी गया। उसके मुकाबिल रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लाव्रोव मिस्र, एथियोपिया, युगांडा और कांगो गया ताकि यूक्रेन की जंग में अफ्रीकी मुल्कों को साथ मिलाए। एक वक्त था कि ये तमाम ममालिक अमरीकी हुकूमतूली का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, लेकिन आज ये अमेरिका को उसकी मुनाफिकत का आईना दिखा रहे हैं। अमेरिका ने उन्हें हुक्म दिया कि वो रूस से तेल, गैस या दीगर अशिया नहीं खरीदें। इन ममालिक ने जवाब दिया कि पहले ये हुक्म यूरोप पर नाफिज करो जो मुसलसल रूस से गैस खरीदे जा रहा है। अफ्रीकी यूनियन के सदर ने सूची में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिसका नतीजा ये निकला कि रूस को अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की काउंसिल से निकालने के लिए जब वोटिंग हुई तो 54 अफ्रीकी ममालिक में से सिर्फ 10 ने अमेरिका का साथ दिया। ऐसा मंजर उस वक्त भी नजर आया जब अक़वाम मुत्तहिदा ने यूक्रेन से रूसी अफवाज के निकल जाने की करारदाद पर वोटिंग करवाई तो 17 अफ्रीकी ममालिक ने बायकॉट किया। अमरीका को ऐसी ही शिकस्त का सामना लातीनी अमरीका के ममालिक में भी हुआ।
اور اسے کوئی ایک بھی ملک ایسا نہ مل سکا جو کھل کر اس جنگ کا ایندھن بننے کو تیار ہو۔ اس تیسری عالمی جنگ کی صف بندیوں میں اب دو اہم ملک باقی بچتے ہیں، ایک بھارت اور دوسرا پاکستان۔ بھارت اگرچہ اس چار ملکی اتحاد کا حصہ ہے جو چین کے خلاف بنا ہے، لیکن پھر بھی اس نے دونوں طاقتوں سے اپنے تعلقات کو ویسے ہی بحال رکھا ہوا ہے۔ اور جس طرح سرد جنگ کے دوران نہرو، ٹیٹو اور ناصر نے ایک غیر جانبدار 18 ملکوں کا گروہ بنایا تھا، جس کی وجہ سے بھارت دونوں عالمی طاقتوں کا لاڈلا بنا رہا تھا، لیکن اس کے برعکس محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان پر یا تو امریکی دباؤ بہت زیادہ ہے یا پھر امریکہ سے ہمارے عشق کی کوئی انتہا نہیں۔ سینیٹر لسٹ میں آرمی چیف کے استقبال اور پھر امریکہ کے دورے کی تیاریاں بہت کچھ بتا رہی ہیں۔ دنیا بھر کے میڈیا میں خبریں ہیں کہ عالمی فلائٹ ٹریکنگ سسٹم کے مطابق 6 اگست سے روزانہ برطانوی رائل ایئر فورس کا C-17A گلوب ماسٹر طیارہ رومانیہ کے ہوائی اڈے سے اٹھتا ہے اور راولپنڈی پہنچتا ہے۔ یہ کارگو طیارہ 77,000 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ یہ طیارہ ایران اور افغانستان کی فضائی حدود سے گزرنے کی بجائے لمبی اڑان لے کر مصر، سعودی عرب اور عمان کے راستے پاکستان آتا ہے۔ برطانوی ایئر فورس کا ایک طیارہ C-17A گلوب ماسٹر 3 33,000 فٹ کی بلندی پر کوئٹہ پر بھی پرواز کرتے ہوئے پایا گیا ہے، جس کا سیریل نمبر 22176 تھا۔ دنیا بھر سے شائع ہونے والے عسکری میگزین اور پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا میں موجود بے شمار رپورٹیں اس غیر معمولی نقل و حمل کے تانے بانے یوکرین سے جوڑ رہی ہیں۔ اگر ہم واقعی خدا نخواستہ اس جنگ میں کود چکے ہیں تو فوراً نکل آئیں، یہ قدم خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ 1914 اور 1939 کا برطانوی ہندوستان نہیں ہے، جب دونوں عالمی جنگوں میں برما اور بیلجیم کے محاذوں پر مسلمان سپاہی لڑنے کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ یہ مملکت خداداد پاکستان ہے۔